फ्रेंड्स, नमस्कार। और आज की वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम ह्यूमन वैल्यू का चैप्टर 4 पढ़ेंगे। और इस चैप्टर 4 में हम जानेंगे कि हार्मनी होती क्या है। और इस पे फर्स्ट टॉपिक जो है ये हार्मनी से रिलेटेड ही चैप्टर है। तो पहला जो टॉपिक है ये है कि हार्मनी होती क्या है और हार्मनी किस तरीके से जेनरेट होती है और हार्मनी का काम क्या है नेचर में और ह्यूमंस के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो हम पहले जानेंगे कि हार्मनी है क्या। हार्मनी मैं बता चुका हूँ, चैप्टर फर्स्ट में ही मैंने बताया था कि हार्मनी क्या होती है। कि जब एक इन्वायरमेंट में या एक जगह पे दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक साथ रह रहे हों और दोनों के बीच में क्या कहते हैं, दोनों के बीच में जो वो क्या कहते हैं, दोनों कॉमन रिलेशनशिप शेयर करें या तो दोनों अच्छे तरीके से रहें, मतलब पॉजिटिव रिलेशन हो दोनों के बीच में, तो उसको हम हार्मनी कहते हैं। मतलब कि दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जब एक साथ रह रहे हों, दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन हो और दोनों के बीच में राइट अंडरस्टैंडिंग हो, तो उसको हम हार्मनी बोलते हैं। उसी से रिलेटेड यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ हैव सर्टेन यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सम कॉमन शेयर्ड रिक्वायरमेंट। कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अर्थ में हैं उनके पास यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और कुछ चीज़ें वो शेयर्ड करते हैं। तो अर्थ के पास इनफ स्पेस और रिसोर्सेज है, और जब सारे एक साथ रहते हैं और पीसफुली रहते हैं तो हम क्या कह सकते हैं, वी कैन से ऑल ऑफ देम एग्जिस्ट इन हार्मनी। तो जैसे कि मैंने बताया कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स 1 या 2 से ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक साथ रह रहे हैं, राइट अंडरस्टैंडिंग है और दोनों के बीच में नॉन वायलेंस नहीं है, तो उसी को हम हार्मनी कहते हैं। तो हार्मनी आपको समझ में आ गया होगा। और हार्मनी के ये कुछ पॉइंट्स थे, तो अगर पेपर में आपको पूछा जाता है तो इसको आपको वास्ट में एक्सप्लेन करना है, नेचर को एक्सप्लेन करना है कि नेचर को अगर हम हार्म करते हैं, मान लीजिए कि नेचर में हम क्या कर रहे हैं कि डिफॉरेस्टेशन ला रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो हार्मनी हम क्रिएट नहीं कर रहे हैं, हम हार्मनी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। हार्मनी का मतलब होता है पीसफुली रहना। तो नेचर के बारे में लिखिए, एनिमल्स के बारे में लिखिए और प्लांट्स के बारे में लिखिए। तो इसकी मदद से आप हार्मनी को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि तभी हम हार्मनी के साथ अच्छे से रह सकते हैं जब ये तीनों चीज़ें खुशहाल हों और अच्छे से हों। मतलब कि अगर हम इन्हें डिप्लीट ना करें या डिस्ट्रॉय ना करें या हार्म ना करें, तभी हम हार्मनी में रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमें लिविंग हारमोनियसली विद नेचर का मतलब क्या होता है। लिविंग हारमोनियसली विद नेचर का मतलब ये होता है, जो मैंने आपको बताया कि आपको पता होगा कि इंसान किस तरीके से नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहा है, डिप्लीट कर रहा है। और इंसान ही एक ऐसा जानवर है, मतलब एक इंसान ही एक ऐसे मतलब प्राणी है, प्राणी जो है कि जो नेचर को बहुत मतलब हार्म पहुंचा रहा है। एयर पोल्यूशन कर रहा है, वाटर पोल्यूशन कर रहा है और केमिकल की वजह से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसको एक्सप्लेन करना है कि किस तरीके से हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, फॉसिल फ्यूल्स, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके किस तरीके से हम नेचर को हार्म कर रहे हैं। और अगर हमें उसे हार्म मतलब कि अगर हमें नेचर को ना हार्म करे, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या जनरेट कर सकते हैं। इको फ्रेंडली और पीपल्स फ्रेंडली टेक्निक्स जैसे सीएनजी का इस्तेमाल कर सकते हैं और पेपर बैग्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसकी मदद से क्या होगा, हम हार्मनी क्रिएट कर सकते हैं इंसानों के बीच में और नेचर के बीच में। तो ये एक तरीका है इंसानों के बीच में और नेचर के बीच में हार्मनी क्रिएट करने का, और ये उसके कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक है, कि ह्यूमन बींग्स इंटरनल पार्ट है नेचर का, और ह्यूमन बींग एक ऐसा स्पीशीज़ है जो अब्यूज़ करता है नेचर को। ठीक है, अब्यूज़ मतलब कि तहस तहस कर रहा है एक तरीके से। राइट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए नेचर के लिए, हमें सही और गलत पता होना चाहिए कि नेचर में हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, और वी शुड प्रिजर्व नेचर फॉर फ्यूचर जनरेशंस, और हमें अपने नेचर को बचाना पड़ेगा फ्यूचर जनरेशंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये बोलता है कि जहाँ पे हार्मनी होती है वहाँ पे क्या जस्टिस होता है कि नहीं होता है। इज हार्मनी देयर इज जस्टिस डिस्कस। हार्मनी का मतलब क्या होता है, कोएक्सिस्टेंस अमॉन्ग वेरियस पार्टिसिपेंट्स ऑफ नेचर। हार्मनी का मतलब ये होता है कि कोएक्सिस्टेंस किसी चीज़ की, पार्टिसिपेशन की, कोएक्सिस्टेंस करना, पार्टिसिपेट करना। इसका मतलब ये है, जस्टिस का मतलब ये है कि मान लीजिए
जस्टिस का मतलब है इम्पार्शियलिटी करना। मान लीजिए कि आप हार्मनी क्रिएट करना चाहते हैं, जो मैंने अपने अभी सेकंड क्वेश्चन में बताया कि मान लीजिए आप हार्मनी तो क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन आप नेचर में क्या कर रहे हैं, आप नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो आप कर क्या रहे हैं, पेड़ पौधों के साथ आप इम्पार्शियलिटी क्रिएट कर रहे हैं, इनजस्टिस कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप हार्मनी क्रिएट करने में बाधा डाल रहे हैं। तो जस्टिस का मतलब, जब आप जस्टिस करेंगे तभी तो हार्मनी क्रिएट होगी। तो हार्मनी और जो जस्टिस है वो दोनों एक दूसरे से को रिलेटेड है। तो जहाँ पे हार्मनी होगी वहाँ वहीं पे जस्टिस भी होगा। तो आप, इसका मतलब आप सिंपल सा ये है कि अगर आप नेचर के साथ जस्टिस करेंगे तो आपको हार्मनी अचीव होगी, और अगर नेचर के आप इन साथ इनजस्टिस करेंगे तो आपको हार्मनी अचीव नहीं होगी। तो ये इस क्वेश्चन का मतलब ये था। और इसको आप देख लीजिए, आप अपने वर्ड्स में इसे लिख सकते हैं। इसे भी आपको 2 से 3 पेजों में लिखना है, क्योंकि आपको तो पता है ह्यूमन वैल्यू के क्वेश्चंस जो होते हैं 2-3 पेजों से कम में नहीं लिखे जाते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप इसको देखिए और इसको समझिए। ये एक क्वेश्चन दे रखा है कि टेक्नोलॉजी की एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से क्या हम नेचर में क्या हार्मनी ला सकते हैं। तो उसके बारे में पहले लिख रखा है कि अर्थ एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पे लाइफ है, और इंडस्ट्रीज़ की मदद से हमें क्या हो रहा है, डिफेरेस्टेशन हो रहा है, ह्यूमन बींग क्या कर रहा है, अब्यूज़ कर रहा है नेचर को, एकोलॉजिकल बैलेंस हम लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग आ रही है, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स हो रहा है, मेन एकोलॉजिकल बैलेंस है। तो ये सिर्फ मैंने मेन पॉइंट्स लिख रखे हैं। अब इनके ऊपर आप लोगों को लिखना खुद है कि अर्थ इज़ द ओनली प्लेनेट फॉर लाइफ, जहाँ पे प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस अच्छे से रहते हैं। आपस में हार्मनी क्रिएट करने के लिए चारों को आपस में एक तालमेल बैठाना पड़ेगा, रिलेशन बैठाना पड़ेगा। इंडस्ट्रीज़ के बारे में समझाना कि किस तरीके से ह्यूमंस इंडस्ट्रीज़ को क्रिएट कर रहे हैं और डिफॉरेस्टेशन मतलब कर रहे हैं। उसके बाद ह्यूमन बींग अब्यूज़ कर रहे हैं, किस तरीके से एयर पॉल्यूशन कर रहे हैं, वाटर पॉल्यूशन कर रहे हैं, इकोलॉजिकल बैलेंस किस तरीके से डिस्टर्ब हो रहा है, पेड़ अगर काटे जाएंगे तो इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब होगा ना। ग्लोबल वार्मिंग किस तरीके से बढ़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब आप लोगों को पता ही होगा कि ग्लोबल वार्मिंग होती क्या है, मतलब कि पृथ्वी का तापमान बढ़ना, उसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ, किस तरीके से हम नेचुरल रिसोर्सेज को बचा सकते हैं, कैसे सोलार एनर्जी इस्तेमाल करके, विंड एनर्जी इस्तेमाल करके, वाटर एनर्जी इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी जा सकती है, और जिसकी वजह से एनवायरनमेंट को भी कोई हार्म नहीं पहुंचेगा। तो इन सारे पॉइंट्स के बारे में अगर आप एक्सप्लेन कर दोगे तो इसकी मदद से आपको वो मतलब कि मतलब फ्यूचर जनरेशन वाली जो टेक्नोलॉजी है, जैसे इको फ्रेंडली जो टेक्नोलॉजी है, इसमें पहले आपको बता देना है कि नेगेटिव चीज़ें क्या हैं। ये जो नेगेटिव चीज़ें लिखी हुई हैं, उसके बाद आपको पॉजिटिव चीज़ें बता देनी है कि किस तरीके से आपको इस्तेमाल करनी है इको फ्रेंडली टेक्निक्स, जिसकी वजह से हार्मनी क्रिएट करी जा सके नेचर में। फिर उसका सेकंड क्वेश्चन ये है कि ह्यूमन बींग्स जो हैं वेरी एस्पेक्ट ऑफ नेचर हैं डिस्कस, कि मतलब ह्यूमन बींग्स जो है वह बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है नेचर के। तो ऐसा क्यों है, तो ह्यूमन बींग्स कर क्या रहे हैं नेचर के साथ, और क्या मतलब कि अचीव करने के लिए हार्मनी क्या करना चाहिए, यहाँ पे भी वही चीज़ है। तो ह्यूमन बींग्स जो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, डिप्लॉय कर रहे हैं, और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स जो एनवायरनमेंट में मतलब डंप कर रहे हैं, उन सब चीज़ों के बारे में आपको बताना है। और इसमें आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं कि वो किसी एक चीज़ को लेके नहीं है, आप कुछ भी लिखिए, जैसे प्लास्टिक बैग्स और डंपिंग न्यूक्लियर चीज़ें। ठीक है, डंप करते हैं ना न्यूक्लियर जो वेस्ट होता है, जो थर्मल पावर प्लांट से न्यूक्लियर वेस्ट जनरेट होता है, उसके बारे में भी लिख सकते हैं। और किस तरीके से हम इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचा रहे हैं, पहले उसके बारे में लिखिए। फिर हम उसको लिखिए कि ह्यूमन बींग्स क्या इसके लिए आगे कदम उठा सकता है, क्या इस चीज़ के लिए आगे कर सकता है, ताकि ह्यूमन मतलब कि इन्वायरमेंट में हम हार्मनी क्रिएट कर सकें और इन्वायरमेंट को हम बचा सकें। तो इस क्वेश्चन में ये लिखना है, और उसके रिलेटेड ये कुछ पॉइंट्स है। तो आप इन पॉइंट्स को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल है। लेकिन ये जो क्वेश्चंस मैंने लिखवा रखे हैं बहुत छोटे लिखवा रखे हैं, लेकिन मैं इनका मीनिंग बता रहा हूँ आपको कि इनको पेपर में आपको बहुत वास्ट में लिखना है। तो इस क्वेश्चन में मैं बता चुका हूँ कि पहले ह्यूमन बींग की वजह से क्या इन्वायरमेंट में इफेक्ट्स पड़ रहे हैं, और उसके बाद क्या इन्वायरमेंट में किस तरीके से क्या स्टेप्स लिए जाए जिसकी वजह से ह्यूमन बींग इन्वायरमेंट को सुधार सके। को ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है,
नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कोएक्सिस्टेंस क्या होती है। कोएक्सिस्टेंस मतलब ये होता है कि जहाँ पे, कोएक्सिस्टेंस मतलब होता है कि जहाँ पे हम लोग, जहाँ पे हम लोग जहाँ पे हम लोग दो या तीन लोग मतलब कि एक अच्छा रिलेशनशिप क्रिएट करके रखें और नॉन वायलेंटली होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव रिलेशन होना चाहिए, तो उसको कोएक्सिस्टेंस बोलते हैं। मतलब कि मान लीजिए दो या तीन तरीके के लोग, मतलब कि मान लीजिए जैसे कि मैं हूँ और मेरा फ्रेंड है, या कोई भी हो, या प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, या नेचर में हमारे सराउंडिंग्स में कुछ भी हो, मेरे सराउंडिंग्स में कुछ भी हो, उसके साथ जो मैंने रिलेशन क्रिएट कर रखा है वो पॉजिटिव होना चाहिए, नॉन वायलेंटली होना चाहिए, और दो लोगों के बीच में जो रिलेशन होता है उसी को हम को एक्सिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में 3 पॉइंट्स लिख रखे हैं, 1 2 3, कि स्टेट वेयर 2 और मोर ग्रुप्स लिव्स टुगेदर, स्टेब्लिश अ रिलेशनशिप वेयर दे कैन लिव नॉन वायलेंटली, एक रिलेशनशिप बनाते हैं जहाँ पे कोई भी लिख सकता है, रह सकता है नॉन वायलेंटली, अचीव कर सकते हैं टॉलरेंस एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड लिव इन अरेंजमेंट। तो ये तीन चीज़ें हैं कि हम टॉलरेंस को अचीव कर सकते हैं, म्यूचुअल रिस्पेक्ट को अचीव कर सकते हैं, नॉन वायलेंटली रह सकते हैं, और 2 और मोर ग्रुप्स क्या कहते हैं, एक साथ रहते हैं। अब पैसिव कोएक्सिस्टेंस क्या होती है, पैसिव कोएक्सिस्टेंस, और थर्ड क्या है, एक्टिव कोएक्सिस्टेंस। तो पेपर में जो आपसे पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कोएक्सिस्टेंस क्या होता है, पैसिव क्या होता है, एक्टिव क्या होता है। तो जो पैसिव होती है, वो पैसिव मैंने यहाँ पे लिख रखी है, ये वो कोएक्सिस्टेंस होती है जिसमें एक ग्रुप ना बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है दूसरे ग्रुप से, और क्या होता है यहाँ पे वायलेंस नहीं होता है, और जो रिलेशन होता है वो अनइक्वल होता है। इसका मतलब ये मान लीजिए कि एक ग्रुप है, मान लीजिए दो ग्रुप हैं रह रहे हैं, एक ग्रुप को आप मान लीजिए कि एक ग्रुप ए है और एक ग्रुप बी है, तो जो ए ग्रुप है ना वो मोर पावरफुल देन बी ग्रुप है, तो जो दोनों के बीच में जो रिलेशन है ना अनइक्वल है, ठीक है, लेकिन वायलेंस नहीं होगा क्योंकि एक पावरफुल है और एक अनपावरफुल है, तो वायलेंस, लैक ऑफ वायलेंस होगा, और रिलेशन जो होगा हमारा अनइक्वल होगा। और एक्टिव कोएक्सिस्टेंस में क्या होता है, एक्टिव कोएक्सिस्टेंस में क्या होता है, दोनों ही ग्रुप पावरफुल होते हैं, मतलब दोनों ही ग्रुप बराबर में होते हैं, दोनों ही रिसोर्सेज को बराबर शेयर करते हैं, दोनों के बीच में इक्वालिटी होती है, और वायलेंस होने के भी चांसेस होते हैं। Relation in this kind of coexistence is on mutual respect for diversity, equal access to resources and opportunities, environment is that of peace, social coherence, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि एक्टिव कोएक्सिस्टेंस क्या होता है, एक्टिव कोएक्सिस्टेंस पैसिव कोएक्सिस्टेंस के डिफरेंस में होता है, मतलब उसका मतलब कि अपोजिट होता है। ठीक है, तो पैसिव आपको पता चल चुका है, एक्टिव पता चल चुका है, और कोएक्सिस्टेंस क्या होता है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो आता है इंटरकनेक्टनेस एंड म्यूचुअल फुलफिलमेंट अमॉन्ग द 4 ऑर्डर्स ऑफ नेचर, रिसाइकलेबिलिटी एंड सेल्फ रेगुलेशन ऑन नेचर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इसमें ना हमें 4 ऑर्डर नेचर के बताने हैं, 4 ऑर्डर नेचर के बताने हैं, और ये पेपर में बहुत बार आया है, तो इसको आप ज़रूर ऑब्ज़र्व करिए, मतलब इसको इम्पोर्टेंट टाइप से देखिए और याद करिए। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि 4 पॉइंट्स होते हैं हमारे नेचर में, 4 चीज़ होती है, एक मटेरियल ऑर्डर होता है, एक प्लांट ऑर्डर होता है, एक एनिमल ऑर्डर होता है, एक ह्यूमन ऑर्डर होता है। मटेरियल ऑर्डर वो ऑर्डर होता है, मान लीजिए कि मटेरियल ऑर्डर मतलब होता है सॉइल, एयर, वाटर एक्सेट्रा। सॉइल, एयर, वाटर का मतलब एक्सेट्रा का मतलब ये हो गया कि जो चीज़ें परमाणु, मतलब एक छोटे कण से लेके एक बड़े से पत्थर तक जो चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट में हैं, जो हमारे सराउंडिंग में है, वो हमारे मटेरियल ऑर्डर में आता है। जो मटेरियल से बनी होती है, डिफरेंट मटेरियल से, रॉक्स हो गई, लावा हो गया, रिवर्स हो गई, पॉन्ड्स हो गए, ये सब क्या है, ये सॉइल, एयर, वाटर, ये सब क्या है, मटेरियल से बनी है, कण से बनी है, मतलब कि एक स्मॉल यूनिट से जो चीज़ बनी है उसको हम परमाणु बोलते हैं, उसको हम मटेरियल बोल सकते हैं। ठीक है, एनिमल, ये प्लांट ऑर्डर क्या है, प्लांट में मतलब क्या होता है, प्लांट्स में क्या आते हैं, हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज, मैंगो ट्री, ये सब आता है। तो प्लांट जो प्लांट ऑर्डर होता है उसमें जितने भी प्लांट्स होते हैं वो आते हैं। एनिमल्स में जितने भी एनिमल होते हैं वो सारे आते हैं, और ह्यूमन में जितने भी ह्यूमन होते हैं वो सारे आते हैं। तो हमें मटेरियल ऑर्डर, प्लांट ऑर्डर और एनिमल ऑर्डर और ह्यूमन ऑर्डर के बारे में समझाना है कि किस तरीके से हम म्यूचुअल फुलफिलमेंट कर सकते हैं
और क्या कर सकते हैं कि सेल्फ रेगुलेशन कर सकते हैं इन नेचर में। मतलब कि इन चारों के बीच में एक अगर प्रॉपर रिलेशन होगा तभी तो हम हार्मनी भी क्रिएट कर सकते हैं और म्यूचुअल फुलफिलमेंट भी कर सकते हैं नेचर में। तो 4 ऑर्डर्स ऑफ नेचर जब भी पूछा जाएगा तो ये चारों चीज़ें आपको लिखनी है, ये डायग्राम आपको बनाना है, इसके बाद हर एक को एक्सप्लेन करना है। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं, मैंने आपको मटेरियल ऑर्डर के बारे में बताया था कि मटेरियल ऑर्डर होता क्या है। तो मटेरियल ऑर्डर जो होता है, कंपोज बिगर यूनिट्स एंड बिगर यूनिट्स इनटू स्मॉल यूनिट्स। तो मैंने जो आपको बताया कि छोटी से छोटे कण तक, मतलब छोटे से छोटा कण से लेके बड़े से बड़ा पत्थर तक, उसे हम मटेरियल ऑर्डर कह सकते हैं। वो चाहे स्टोन हो, चाहे रिवर हो, चाहे लेक हो, चाहे माउंटेन हो, वो एक परमाणु से बना है ना, एक छोटे से परमाणु से, एक छोटे क्रम से बना है। तो उसी के बारे में ये 3 पॉइंट्स है, इसको आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। ठीक है, मैंने 3 ही पॉइंट्स लिखे हैं। और ये क्या होता है, ये ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, और इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, इसमें कंपोजिशन भी होता है, डिकम्पोजिशन भी होता है। जाहिर सी बात है कि उसे मटेरियल ऑर्डर में ही तो, सॉइल में ही तो, जब कोई पेड़ वेड़ मरता है या पौधा वौधा मरता है तो वही तो डिकम्पोज करता है ना। कंपोजिशन और डिकम्पोजिशन वो मटेरियल ऑर्डर में ही होता है। तो ये 3 पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं, आपको हाफ पेज में तो कम से कम एक्सप्लेन करना है मटेरियल ऑर्डर क्या होता है। मैं आपको बता चुका हूँ कि सॉइल, एयर, वाटर के बारे में आप अगर एक्सप्लेन कर देंगे कुछ, और ये 3 पॉइंट्स हैं, तो इस तरीके से आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। प्लांट ऑर्डर वो ऑर्डर होता है, प्लांट ऑर्डर वो ऑर्डर होता है जो कंसिस्ट करता है फंगाई, प्लांट्स, हर्ब, श्रब्स। ये करता क्या है, मतलब ये सब प्लांट्स में तो, प्लांट ऑर्डर में तो प्लांट आ गए। तो ये क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन, किसको, एनिमल्स को और इंसान को। ठीक है, तो ये एक रिलेशनशिप ऐसा हो गया जो इंसानों के साथ शेयर कर रहा है। और जो ये रिलेशन है ना, ये प्लांट प्लांट ये रिलेशन उसके साथ भी शेयर करता है मटेरियल ऑर्डर के साथ। प्लांट करता क्या है, उनसे न्यूट्रिशन लेता है, मटेरियल ऑर्डर से सॉइल से न्यूट्रिशन लेता है, मतलब मिनरल से लेता है, वाटर लेता है, और क्या कहते हैं, सॉइल, एयर, ये सब क्या है, मटेरियल ऑर्डर में आती है। तो प्लांट्स एक तरीके से डायरेक्टली डिपेंड है उस पर, और शेयर करता है मतलब कि अपनी चीज़ें एनिमल्स को और ह्यूमंस को। ठीक है, तो प्लांट्स क्या, मतलब कि प्लांट्स में कौन कौन से प्लांट्स आते हैं, प्लांट्स का डिपेंडेंट कैसे है उस पर, मटेरियल ऑर्डर पे, और क्या क्या चीज़ें शेयर करता है एनिमल्स और ह्यूमंस के साथ, वो चीज़ें इस पैराग्राफ में लिखनी है। सेकेंड पैराग्राफ ये है कि एनिमल ऑर्डर क्या है क्या। ठीक है, तो ये लिविंग थिंग है, ये कुछ फीचर्स शेयर करता है प्लांट ऑर्डर के। ठीक है, और इसमें क्या है, ये ना, इनके बारे में क्या है कि जो एनिमल्स होते हैं ना, वो इनको बस अपनी नीड्स फुलफिल करनी होती है, इन्हें अपनी नीड्स फुलफिल करनी होती है। और रिस्पॉन्स इनका ना, मतलब नॉन वायलेंट, वो वायलेंस होता है, मतलब कि अगर कभी भी ये रिएक्ट करेंगे तो वायलेंस से रिएक्ट करेंगे, क्योंकि इनके पास दिमाग नहीं होता। तो आपको बस ये है कि इसके बारे में, एनिमल ऑर्डर के बारे में, आप एनिमल्स के बारे में लिखिए, वो लिविंग थिंग्स हैं वो लिखिए, और प्लांट से क्या मिलता है वो लिखिए, प्लांट्स के साथ क्या शेयर करते हैं ये चीज़ वो लिखिए। बस 5-6 पॉइंट्स कुछ बना के लिखिए। और ह्यूमन ऑर्डर से थोड़ा सा क्या डिफरेंस है कि ह्यूमन और एनिमल्स में क्या डिफरेंस है। ह्यूमन सोचते हैं और एनिमल्स सोच नहीं सकते, कॉन्शियसनेस बोलते हैं उसे। तो वो चीज़ आपको एक पॉइंट और बना के लिख सकते हैं इस पर। ठीक है, एनिमल ऑर्डर पे। और ह्यूमन जो ऑर्डर जो है उसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं कि ये सबसे इवॉल्व, सबसे ज़्यादा मतलब विकसित स्पीशीज़ है, ये सिमिलर है एनिमल्स और प्लांट्स की तरह, और इंडिपेंडेंट है और सेल्फ कॉन्शियस है। सेल्फ कॉन्शियस का मतलब कि खुद को पता है कि क्या सही है क्या गलत है, राइट और रॉन्ग में पता है। ठीक है, और क्या होता है, वर्च्यूज लाइक प्रिजर्वेशंस, ब्रेवरी होता है, ब्रेव होते हैं, जेनरसिटी होती है। ह्यूमन नेचर टेंड्स टू डेविएट फ्रॉम इट्स बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इस तरीके से इसमें आपको ह्यूमन के बारे में लिखना है कि ह्यूमंस के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, खासियत होती हैं, किस तरीके से वो प्लांट से, एनिमल से और मटेरियल ऑर्डर से जुड़े हुए हैं। और ये चारों चीज़ें, मतलब प्लांट, एनिमल और ह्यूमन ऑर्डर जो है ना, ये इनडायरेक्टली उससे जुड़े हुए हैं। मटेरियल ऑर्डर से क्यों जुड़े हुए हैं, क्योंकि जब ये मरते हैं या बर्न इनटू एशेस होते हैं ना, तो जो डिकम्पोजिशन का काम होता है वो मटेरियल ऑर्डर ही करता है। तो ये चारों मतलब एक तरीके से आपस में जुड़े हुए हैं, ये एक साइकिल की तरह है। तो इन चारों को मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी क्या है और ये एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, तो वो सब चीज़ें अगर आप एक्सप्लेन करोगे तो आप आराम से 2-3 पेज भर दोगे। यही आपका आंसर होगा।
अब इस क्वेश्चन में ये दे रखा है कि इस क्वेश्चन में बोला गया है कि प्लांट ऑर्डर और जो मटेरियल ऑर्डर होता है तो उनके बीच में क्या मतलब कि रिलेशन है। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि प्लांट ऑर्डर और क्या कहते हैं मटेरियल ऑर्डर के बीच में रिलेशन क्या है कि मटेरियल ऑर्डर से एयर वाटर और जो सॉइल है वो प्लांट ऑर्डर इस्तेमाल करता है, ठीक है। और जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और ये जो कोल वो सब जो चीज़ें हैं ना, ये सब के बारे में क्या है कि जब प्लांट्स जलते हैं, बर्न हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स एनरिच कर देता है उसको, मटेरियल को, है ना। जब प्लांट्स बर्न करेंगे, जो मैंने अभी बताया था आपको कि डिकम्पोज करने के बाद ये क्या करते हैं, एनरिच कर देते हैं मटेरियल ऑर्डर को। और उसके बाद क्या कहते हैं, कोल और पेट्रोलियम जैसे प्रोडक्ट्स जो बनते हैं वो भी मटेरियल ऑर्डर से ही बनते हैं। तो ये जब मटेरियल ऑर्डर से बनते हैं तो ये इसमें जो प्लांट और एनिमल जो चीज़ें हैं वो भी इन्वॉल्व होती हैं, तभी तो कोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनते हैं। और इसमें जो कोल और पेट्रोलियम है ना, इसके बारे में ना वास्ट में लिखना है, छोटा सा नहीं लिखना है कि मिलियंस ईयर्स अगो से किस तरीके से, मतलब थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लेन कर देना है काफ़ी, मतलब एक तरीके से, तो टीचर को समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से प्लांट के बरीड होने की वजह से मटेरियल ऑर्डर में किस तरीके से कोल और पेट्रोलियम बनता है। और मटेरियल ऑर्डर और प्लांट ऑर्डर जो है क्लियर इंटरडिपेंडेंस होता है एक दूसरे के ऊपर। तो पहला पॉइंट ये था कि प्लांट किस तरीके से सॉइल एयर वाटर इस्तेमाल करते हैं। दूसरा पॉइंट ये था कि प्लांट्स में ट्रीज फ्रूट्स फ्लावर्स ये सब आता है, ठीक है। और प्लांट्स जो हैं उनको एनर्जी अपनी मिलती है मटेरियल ऑर्डर से। प्लांट्स को जो अपनी एनर्जी है मटेरियल ऑर्डर से मिलती है। और दूसरी बात ये कि मैंने बताया कि प्लांट्स जब बरीड होते हैं तो जितनी एनर्जी होती है वो सारी उसको मिल जाती है, वो मटेरियल ऑर्डर को मिल जाती है। तो प्लांट जब बरीड होंगे और पेड़ और जानवर, तो जब वो डिकम्पोज होते हैं, जब सालों साल मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, तो उसके बाद जो कोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनते हैं उनके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करना है आप लोगों को। और फिर लास्ट में आपको एक पॉइंट ये लिखना है कि प्लांट और एनिमल ऑर्डर किस तरीके से एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंस है, ठीक है। अब ये लिखना है कि इसमें पूछा गया है कि ह्यूमन ऑर्डर जो है म्यूचुअल फुलफिलमेंट अदर ऑर्डर्स के साथ क्यों नहीं है, नॉट इन म्यूचुअल फुलफिलमेंट। नॉट इन म्यूचुअल फुलफिलमेंट मतलब होता है कि बोल रखा है कि अदर ऑर्डर्स के साथ अनेबल क्यों है म्यूचुअल फुलफिलमेंट करने में, ठीक है। तो वो हमें कुछ बता देना है कि मतलब कि किस तरीके से तीनों के साथ ये जुड़ा हुआ है, कि क्या क्या ये तीनों ऑर्डर से ले रहा है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें लिखी हुई है ना, इसके बारे में आपको वास्ट में एक्सप्लेन करना है इन चीज़ों के बारे में, कि पहले ये मटेरियल ऑर्डर से क्या लेते हैं, सॉइल से लेते हैं, मेटल्स लेते हैं, मिनरल्स लेते हैं, फॉसिल्स लेते हैं, प्लांट से लेते हैं ऑक्सीजन और फूड, प्लांट्स आर पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम। और डिफॉरेस्टेशन भी कर रहा है, मतलब कि एक तो म्यूचुअल फुलफिलमेंट पूछी गई है ना कि म्यूचुअल फुलफिलमेंट क्यों नहीं है बाकी सबके साथ। तो डिफॉरेस्टेशन के बारे में समझाना है कि इंसान क्या कर रहा है, डिफॉरेस्टेशन कर रहा है और उसके बाद भी प्लांट से ये सब ले रहा है और उसके बाद प्लांट्स को भी तहस तहस कर रहा है। तो इसके बारे में डिफॉरेस्टेशन के बारे में एक्सप्लेन करना है वास्ट में। डिफॉरेस्टेशन के बारे में एक्सप्लेन करिए, इंडस्ट्रीज़ के बारे में एक्सप्लेन करिए, मतलब कि जो गलत चीज़ें कर रहे हैं वहाँ पे, जहाँ पे 5th पॉइंट है ना, यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन करना है वास्ट में। और फिर रिसोर्सेज का ओवर यूज़ कर रहा है, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गया, कोल हो गया, ये सब, और इंडस्ट्रियल वेस्ट कर रहा है। पहली बात तो शुरुआत में हमें ये लिखना है कि इंसान ले क्या रहा है सब लोगों से, और दूसरी बात ये लिखनी है कि इंसान एनवायरनमेंट और बाकी 3 ऑर्डर्स को दे क्या रहा है। तो पहले ले क्या रहा है और बाकी लास्ट में दे क्या रहा है, ठीक है। ये एनिमल ऑर्डर और ह्यूमन ऑर्डर वो है कि इंसान, ये जो एनिमल्स जो होते हैं ना, इनमें अवेयरनेस नहीं होती, ठीक है, कि सही है कि क्या गलत है। लेकिन जो ह्यूमन ऑर्डर, जो ह्यूमन होता है, उसमें पता होता है कि सही है, कि नॉलेज ऑफ राइट और रॉन्ग पता होता है, ठीक है। तो बी क्या है, नो डिफिनेटनेस ऑफ कंडक्ट, हैव डिफिनेटनेस ऑफ कंडक्ट। एनिमल्स कैन ऑफन सर्वाइव अलोन, एनिमल्स जो हैं अकेले में सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन जो इंसान है ना, उसके लिए उसको सराउंडिंग की ज़रूरत है। ये एबल टू रिएक्ट, एबल टू रिस्पॉन्ड विथ लॉजिक, ये लॉजिकली मतलब रिएक्ट करते हैं। और ये इनके पास फिजिकल फैसिलिटीज़ या ना हो, ठीक है, लेकिन इनको अपनी अगर नीड्स हैं, मतलब कि जो नीड्स इनकी फुलफिल हो रही हैं, जैसे खाना मिल गया बस हो गया,
और ये रिएक्ट कैसे करते हैं, वायलेंसली एंड फोर्सफुलनेस। और इंसान को सिर्फ नीड्स के अलावा बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है, राइट अंडरस्टैंडिंग, रिलेशनशिप, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उसको आपको एक्सप्लेन करना है कि किस तरीके से, ये कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ हिंट्स हैं, तो इसके बेसिस में आप और भी वास्ट में एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर एनिमल ऑर्डर और ह्यूमन ऑर्डर के बीच में आ गया, कि किस तरीके से उनमें अवेयरनेस नहीं होती एनिमल्स में, इंसान में होती है। इसमें नो डेफिनेटनेस ऑफ कंडक्ट होता है, इसमें हैव डेफिनेटनेस होता है। ये सर्वाइव कर सकते हैं अलोन भी, लेकिन ह्यूमंस नहीं कर सकते, उन्हें सराउंडिंग चाहिए। ये रिएक्ट कर देते हैं एकदम से, वो रिएक्ट करते हैं तो लॉजिक के साथ रिएक्ट करते हैं। इन्हें सिर्फ खाना मिलेगा तो भी ये आराम से रह सकते हैं। और वायलेंस और फोर्सफुलनेस रिएक्ट करते हैं, ये रिएक्ट करते हैं विथ राइट अंडरस्टैंडिंग, और रिलेशनशिप होनी चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें को एक्सिस्टेंस के बारे में बताना है। मैं को एक्सिस्टेंस पहले भी बता चुका हूँ कि को एक्सिस्टेंस वो चीज़ होती है जब जहाँ पे दो ग्रुप साथ में रह रहे हों नॉन वायलेंटली, मतलब नॉन वायलेंट मतलब हिंसा ना हो, आराम से रह रहे हों और पीसफुली रह रहे हों। तो उसी के बारे में वास्टली एक्सप्लेन करना है। तो उसके बारे में ये कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, इसके बारे में आप पूरे आपको लिखना पड़ेगा, मतलब ब्रीफ में लिखना पड़ेगा, या आप जैसे यहाँ पे एक पॉइंट डाला, फिर इसके बारे में ब्रीफ में लिखिए, फिर एक पॉइंट डाला, ब्रीफ में लिखिए। तो कोएक्सिस्टेंस में बता चुका हूँ। इसके बाद आप इसके बारे में कि कोएक्सिस्टेंस के दो पार्ट क्या क्या होते हैं वो भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद मतलब पूरा फुली आपको एक्सप्लेन करना है कि कोएक्सिस्टेंस है क्या। तो ये कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, आप कोएक्सिस्टेंस को देखिए, कोएक्सिस्टेंस क्या है। उसके बाद ये कुछ पॉइंट्स है, आप इसको एक्सप्लेन करिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में हॉलिस्टिक वे ऑफ लाइफ के बारे में ही है। ठीक है, तो ये हॉलिस्टिक वे ऑफ लाइफ क्या होता है? हॉलिस्टिक वे ऑफ लाइफ का मतलब ये होता है कि अपने आप को जानना, अपनी फैमिली को जानना, नेचर को जानना, अपने थॉट्स को जानना, अपनी डिज़ायर्स को जानना, और अपनी म्यूचुअल हैप्पीनेस को किस तरीके से फुलफिल करा जाए उसको जानना। इसी को हम बोलते हैं हॉलिस्टिक वे ऑफ लाइफ। ठीक है, तो ये जो मैंने 4 पॉइंट्स लिख रखे हैं ना, इसको आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। ब्रीफली किस तरीके से एक्सप्लेन करना है, पहले आपको लिखना है कि आप किस तरीके से यूर सेल्फ, मतलब कि आपकी एस्पिरेशंस क्या हैं, डिज़ायर्स क्या हैं, गोल्स क्या हैं, सब गोल्स क्या हैं, राइट अंडरस्टैंडिंग, रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग, इन सब चीज़ों के बारे में आपको ब्रीफ में एक्सप्लेन करना है। आपके बिलीव्स क्या है, इन सब चीज़ों को। फिर उसके बाद आपकी जो रिलेशन है फैमिली और सोसाइटी के साथ, उसके बारे में लिखिए। फिर उसके बाद थॉट्स और चॉइस क्या और डिज़ायर्स क्या है उसके बारे में लिखिए। और फिर म्यूचुअल हैप्पीनेस फुलफिलमेंट के बारे में लिखिए कि किस तरीके से आप अपनी खुशियों को पूरा कर सकते हैं, अपनी खुशियों का, अपनी हैप्पीनेस को किस तरीके से फुलफिल कर सकते हैं उसके बारे में लिखिए। फिर उसके बाद ये 4 पॉइंट्स हैं, इन 4 पॉइंट्स का मतलब, इन 4 पॉइंट्स को आपको बहुत ब्रीफली में एक्सप्लेन करना है कि हार्मनी मैं अपने हार्मनी इन माई सेल्फ कैसे जनरेट कर सकता हूँ, हार्मनी इन फैमिली कैसे जनरेट कर सकता हूँ, हार्मनी इन सोसाइटी कैसे जनरेट कर सकता हूँ, हार्मनी इन नेचर कैसे जनरेट कर सकता हूँ। माई सेल्फ कैसे जनरेट करोगे आप? माई सेल्फ मतलब कि आप हार्मनी अपने आप में, तो मतलब आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है, जो आपकी एस्पिरेशंस है, जो आपके ड्रीम्स है, जो आपके गोल्स हैं, अगर वो आप अचीव कर लोगे तो आप हार्मनी अपने आप में जनरेट कर लोगे। फैमिली में कैसे जनरेट करोगे? फैमिली में जो लोग रह रहे हैं उनके बारे में जानोगे, उनके बारे में पूछोगे, उनके बारे में मतलब कि जो भी है उनसे रिलेटेड आप वो चीज़ें अगर आप फुलफ़िल कर दोगे उन लोगों की, तो वो भी जनरेट हो जाएगी। सोसाइटी में भी इस तरीके से होगी। और नेचर में क्या करना है? नेचर में इको फ्रेंडली, पीपल फ्रेंडली चीज़ें लानी पड़ेंगी, यूज़ ऑफ पेपर बैग्स, ये सब, और डिस्ट्रॉय नहीं करना, डिप्लीट नहीं करना। तो इस तरीके से आप हार्मनी नेचर में भी क्रिएट कर सकते हो। तो नेचर वाला तो आपको पता ही है ना कि किस तरीके से हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और किस तरीके से हम बचा सकते हैं। तो उसके बारे में अगर नेचर में लिख देंगे तो आपका आंसर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 4 पॉइंट्स थे, और हॉलिस्टिक में बता चुका हूँ कि ये होता है। अब इसको आपको वास्ट में एक्सप्लेन करके लिखना है। इस क्वेश्चन में मैंने आंसर इसने लिखा कि इसमें पूछा गया है हॉलिस्टिक टेक्नोलॉजी कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी हम डेवलप कर सकें। हॉलिस्टिक टेक्नोलॉजी कौन सी टेक्नोलॉजी होगी? इसमें ना हमें ये बताना है कि नेचर को जो हम किस तरीके से, ये जो मैंने लिख रखा है ना अपने वर्ड्स में, कि नेचर को किस तरीके से हम मदद कर सकते हैं,
उसके एक्सिस्टेंस में और किस तरीके से हम उसे डैमेज कर रहे हैं। तो जो होलिस्टिक टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी होगी जिसकी मदद से हम नेचर को प्रिजर्व कर सकें या कंजर्व कर सकें, ठीक है, डिस्ट्रॉय होने से, डिप्लीट होने से जो हो रहा है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि नेचर को किस तरीके से जो चीज़ें हो रही हैं, नेचर में पॉल्यूशन वॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है, तो उसको उसके अगेंस्ट में, उसके अपोजिशन में जो आप टेक्नोलॉजी लाओगे जिसकी वजह से नेचर को मदद मिलेगी बचने में, मतलब कि जिसकी वजह से आपको बचा सकते हो नेचर को, तो वो टेक्नोलॉजी जो होगी, जैसे सोलार प्लांट्स हो गए, सोलार कुकर हो गया, विंड मिल्स हो गए, डैम्स हो गए, इनकी मदद से आप क्या कर सकते हो कि पॉल्यूशन नहीं होगा कुछ भी, और इसकी मदद से आप एक मतलब कि एनवायरनमेंट को भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो इन टेक्नोलॉजी के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है यहाँ पे, ठीक है। तो वही होलिस्टिक टेक्नोलॉजी होगी। ये लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में बोला गया कि व्हाट इज होलिस्टिक टेक्नोलॉजी। तो वही जो टेक्नोलॉजी थी उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है कि होलिस्टिक टेक्नोलॉजी क्या है, और बोला गया है कि 2 एग्जाम्पल लेने हैं इंडियन ट्रेडिशंस के, लास्ट में एग्जाम्पल्स भी लेने हैं, 2 एग्जाम्पल्स की मदद से एक्सप्लेन करना है। तो पहला ये है कि अप्रोप्रिएट नीड्स, और जो हमारी अप्रोप्रिएट